नमस्कार, नमो नमः हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। 100 में से 100 या वार्षिक परीक्षा आपके 80 नंबर की होती है तो 80 में से 80 नंबर कैसे ला सकते हैं। कई लोगों को, कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि केवल गणित या विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में ही आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सभी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अब हमारा संस्कृत का ही उदाहरण ले लीजिए। संस्कृत के आपके पेपर जो होता है, उस संस्कृत का पेपर आपके 80 नंबर का होता है। उस 80 नंबर में से आपके पठित, इसका पूरा अगर अपन डिवाइडेशन देखें तो पठित अवबोधनम कितने नंबर का आता है? 27 नंबर का आता है। अपठित बोधनम कितने नंबर का आता है? अपठित अवबोधनम 10 नंबर का आता है। व्याकरण आती है 25 नंबर की और रचनात्मक कार्य आते हैं 18 नंबर के। टोटल हो गए आपके 80 नंबर के। अब आप एक बार ध्यान से लगा के बताइए कि क्या आप इस 80 नंबर को पूरा पढ़ के जाते हो? मैं ये आपको बता सकता हूं कि मैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस पूरे 80 नंबर को कवर करके ही नहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्या आप पूरा सिलेबस अर्थात पूरा 80 नंबर का पढ़ के जाते हो, पढ़ करके जाते हो, और अगर पढ़ करके जाते हो तो कितने नंबर का पढ़ करके जाते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़ने के बाद में आप करके कितने नंबर के आते हो, तो एक एक चीज को अपन विस्तार से आज समझेंगे। सबसे पहले पठित अवबोधनम जो आपके हैं वो 27 नंबर का है। उसमें से क्या क्या आएगा? पठित अवबोधनम का मतलब होता है आपकी पाठ्य पुस्तक, और अभी आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? स्पंदना। स्पंदना नाम की जो पुस्तक है वो आपकी 27 नंबर की है। उसमें से क्या क्या आएगा? उसमें से आपके गद्यांश, पाठ्य पुस्तक से गद्यांश आएगा और हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना पड़ेगा। इसमें आपके 2 गद्यांश आएंगे। कितने गद्यांश आएंगे? 2। और करना कितना है? 1। 2 में से दोनों अथवा में आएंगे, दोनों में से 1 करना है। और ये जब आप गद्यांश कर लेंगे तो आपके 5 नंबर आएंगे। उसके बाद में पद्यांश अर्थात श्लोक या गीत का अंश आएगा। उस गीत को या श्लोक को जब आप हिंदी भाषा में अनुवाद कर देंगे तो वह भी 2 है। 2 में से आपको 1 हल करना पड़ेगा, और जैसे आपने हल करा आपके 5 नंबर पूरे आ जाएंगे। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक में से एक पद्यांश अर्थात श्लोक की संस्कृत व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। यह भी अथवा में आपको ऑप्शन मिलेगा। 2 में से 1 हल करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने उसको हल करा आपके 4 नंबर आ गए। कितने हो गए टोटल? 5 और 5 10 और 4 14 नंबर हो गए। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक में जो कहानी वाला अंश होता है, नाटक वाला अंश होता है, सॉरी, उस नाटक वाले अंश में एक संस्कृत व्याख्या आएगी। 2 दी हुई रहेगी जिसमें से आपको 1 करना पड़ेगा। इसमें भी अथवा मिलेगा, और ये 3 नंबर का है। तो और इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक के जो आप प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, साल भर तक जिन प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं, हर पाठ के प्रश्नोत्तर, उनमें से मात्र 8 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 8। और उन 8 में से आप 2 छोड़ सकते हो, और उनमें से कोई से भी 3 छोड़ सकते हो, और उसमें से आपको 5 प्रश्न हल करने। कितने प्रश्न करने? 5 प्रश्न हल करने हैं। और वो कितने नंबर के रहेंगे? 3 नंबर के रहेंगे। ऐसे ही फिर प्रश्न निर्माण के प्रश्न आएंगे, वो 4 नंबर के आएंगे। और पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक जो आप याद करते ही हैं वह 3 नंबर के आएंगे। इस प्रकार ये सारा का सारा जोड़ मिला करके आपके 27 नंबर का हो गया। आप बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने किताबें पढ़ ली, पूरे पाठ हो गए, इसका मतलब हमारा कोर्स हो गया। कोर्स नहीं हुआ। आपने मात्र 27 नंबर के, अभी तक आपने मात्र 27 नंबर के प्रश्न हल करे हैं। तो आपके 80 में से 80 कैसे आ सकते हैं? तो आपके 100 में से 100 कैसे आ सकते हैं? आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो कम से कम आप 100 में से 100 पढ़ के तो जाइए। जब आप पढ़ के जाओगे तभी आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, 27 नंबर का जब आप कवर कर लेते हो तो अगला जो आपके बिंदु आता है पाठ्यक्रम का, वह है पठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन, अपठित मतलब जो आपके पाठ्य पुस्तक स्पंदना है उसमें से नहीं आएगा, उसके अलावा कहीं से भी एक पैराग्राफ आ जाएगा। 80 से 100 शब्दों का एक पैराग्राफ आएगा। ये सरल गद्यांश आएगा जो आपके 10 नंबर का होगा। इस 10 नंबर के गद्यांश में कौन कौन से प्रश्न होंगे? इस 10 नंबर के गद्यांश में आपके एक तो शीर्षक देना पड़ेगा। जो आप शीर्षक वह दे सकते हैं, कोई सा भी दे सकते हैं, जो उस गद्यांश में जो विषय वस्तु है उससे संबंधित आप कोई सा भी शीर्षक दे सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र होते हैं। जैसे ही आप उस प्रश्न को हल करते हैं आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद में संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तर आएंगे। ऐसे प्रश्न दिए हुए रहेंगे जिनके आंसर आपको उस गद्यांश में से ढूंढ करके ही देने हैं, लेकिन ये संस्कृत में देने हैं। तो ऐसे प्रश्न होंगे 5 नंबर के। और उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण
भाग है जिसमें बच्चे नहीं इसको पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते, ऐसे बोलते हैं कि गद्यांश ही तो है, कर लेंगे वहां से, लेकिन वे बच्चे केवल शीर्षक और ये 5 प्रश्नोत्तर तक ही सीमित हो जाते हैं, और जो बाकी के ये भागों को जो कर देता है उसके पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। अधिकांशतः है 80%, 90%, 100 में से 90 नंबर, 100 में से 95 नंबर आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न आएंगे। कौन से भाषिक कार्य में क्या क्या होता है, एक होता है वाक्यसु कर्तरी क्रियापद चयनम, अर्थात कर्ता दिया हुआ रहेगा तो आपको क्रियापद ढूंढना है, क्रिया मतलब धातु रूप ढूंढनी है, और अगर क्रिया दी हुई रहेगी तो आपको कर्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक आपके प्रश्न आएगा, ये भी हम अगर पढ़ के जाएंगे तो इनको हल कर सकते हैं। फिर आता है कर्तरी क्रिया अन्विति, कि कर्ता की क्रिया कौन सी है या कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। कर्तरी और क्रिया वचन पुरुष और वचन के अनुसार लगती है, तो ये पुरुष और वचन के अनुसार अगर आपने कर दिया तो इसका भी नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे। उसके बाद में विशेषण और विशिष्य अन्विति, ये जो कर्मधारय समास का उदाहरण है, विशेषण और विशेष्य दोनों में समान विभक्ति, समान वचन और समान लिंग लगता है, तो वह अगर हमने उस प्रकार के प्रश्नों को हल कर दिया तो फिर ये भी आपका पूरे में से पूरा नंबर आ जाएगा। फिर संज्ञा स्थानीय सर्वनाम और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग, कि हमारे जो शब्दरूप हैं वो शब्दरूप में कुछ शब्दरूप होते हैं जिनको हम संज्ञा शब्द कहते हैं, जिनको हम नाम से लेते हैं और जो पर्टिकुलर उसी के लिए काम में आते हैं। दूसरे होते हैं सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में आ जाते हैं। तो अगर आपने संज्ञा आपको दी हुई है सर्वनाम पहचानना है तो संज्ञा के स्थान पर कौन सा सर्वनाम आएगा यह आप पहचानना सीख लोगे तो आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे पाओगे। उसी प्रकार अगर आपको सर्वनाम दे रखा है तो आप उसका संज्ञा पहचान सकते हो, और इसका मैं आपको डिटेल में और समझा दूंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि सर्वनाम का प्रयोग हमेशा संज्ञा का प्रयोग हमेशा सर्वनाम के पहले होता है और सर्वनाम का प्रयोग हमेशा संज्ञा के बाद में ही होता है। इस प्रकार अगर हमने इस पर ध्यान दे दिया, जिस पर अधिकांश बच्चे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि शिक्षक ये बार बार कहते हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया तो आपके 10 नंबर पूरे हो गए, यानी कि 27 नंबर तो ऊपर अपने पढ़े थे किताब के और स्पंदना पुस्तक में से आएंगे, और 10 नंबर ये हो गए, तो 27 और 10 कितने हो गए आपके 37 नंबर। अब आगे ध्यान देने वाली बात है व्याकरण की। व्याकरण आपकी आएगी 25 नंबर की, ये कोई कम नहीं है, 25 नंबर। अगर आप केवल व्याकरण पढ़ लेंगे तो भी आप पास हो सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें व्याकरण में भी सिलेबस की ध्यान रखने वाली बात है कि आपके कोर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं आप उनको विशेषतः पढ़ कर जाएंगे। आपकी संधि है, संधि में से तीनों प्रकार की संधि आपके यद्यपि कोर्स में हैं, लेकिन उन तीनों प्रकार की संधि में भी कुछ विशेष संधियां ही आपके कोर्स में हैं, सारी की सारी संधियां आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। स्वर संधि में वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पररूप 5 संधियां आपके कोर्स में हैं। आप इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण अगर आप याद कर लेंगे तो इनमें से भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। फिर आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक तो पर सवर्ण संधि है, एक अनुस्वार संधि जिसका सूत्र होता है मनुस्वार, और एक जसत्वम। 3 प्रकार की संधि होती है, ये तीनों प्रकार की संधि आपके कोर्स में। व्यंजन संधि में कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। और विसर्ग संधि में उत्व, रुत्व और लोप और विसर्ग के स्थान पर स, ये 4 प्रकार की संधियां, इसमें 3 और इसमें ये 4 प्रकार की संधियां हैं। इनके नाम भी याद में होनी चाहिए आपको कि, और इनकी परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए, तभी आप उसमें लिख सकेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। और उनके एक एक उदाहरण अगर आपने याद कर लिए तो आपके ये संधि के 4 नंबर पूरे पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता आपके संधि के 4 नंबर। उसके बाद में आता है समास। समास से संबंधित जो आपका प्रश्न आता है उसमें, अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात कौन सी, उसमें प्रश्न आता है कि कौन सा समास है, तो बच्चे को तत्पुरुष समास लिख देते हैं, कभी कभी कर्मधारय समास लिख देते हैं, तो कभी बहुव्रीहि समास लिख देते हैं। अरे आप सोचिए तो सही, आपके कोर्स में अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है और द्वंद्व समास है। आपके कोर्स में जब 3 ही समास है तो आप बहुव्रीहि समास क्यों लिख रहे हो, वो तो सरासर गलत है। आपके 3 प्रश्न आएंगे, 3 ही आपके इस कोर्स में है, तो आप ध्यान दीजिए कि इन तीनों का ही ध्यान रखना है, इनकी परिभाषा याद करनी है और इनके उदाहरण इनको हल करना है, इनकी पूरी अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे प्रकार से आपको हल करना है। और जब आप तीनों प्रकार कर देंगे तो इनके तीनों के एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, और अगर तीनों में से एक एक नंबर के भी कर दिए तो तीसरा तो अपने आप ही आपके सही हो जाएगा। तो ये भी आप, ये 3 नंबर भी आपके पूरे में से पूरे आ सकते हैं। उसके बाद आता है कारक।
कारक प्रकरण, उपपद विभक्ति का प्रयोग और उनका सामान्य नियम है। इसमें जो 6 कारक हैं उन सारे कारकानी षट 6 कारकों का प्रयोग और एक षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग आपके सूत्र सहित है। इसमें से भी आप शब्दों को पहचान सकते हैं, इसमें भी से पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। फिर आता है प्रत्यय। प्रत्यय में देखिए क्या है, प्रत्यय आपके कोर्स में कृदंत, तद्धित और स्थित प्रत्यय हैं। कृदंत किसे कहते हैं? जो धातुओं के पश्चात लगते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दों के पीछे लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के काम में आते हैं उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है, दो प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय, टाप और डिप। ये 2 पढ़ लिए बस बहुत हैं। इसमें क्या है, मतुप, इन, ठक, तव और तल, ये 5 प्रत्यय हैं, ये 2 हैं और ये 4 हैं। इन चारों को तव्यत और अनियर में से अधिकांशतः एक प्रश्न आता है। फिर भी आप अपन ये चारों पढ़ लेंगे। चारों पढ़ लिए तो इसमें से 1 या 2 प्रश्न इसमें से आते हैं, 1 प्रश्न इसमें ऐसे आता है, 1 प्रश्न इसमें से आता है, 1-1 नंबर के आते हैं। तो ये 4 नंबर भी आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। इसके अलावा आपका कहीं भी कोई भी प्रश्न का नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद में आते हैं अवयव। अवयव जो है वो आपको पढ़ाई में है। अवयव आपके जो कोर्स में हैं उन कोर्स में जो पढ़े अवयव हैं केवल उनको पढ़ लीजिए आप। फिर उसमें से भी आपके पूरे 3 में से 3 आ सकते हैं, 3 में से 2 तो कहीं नहीं गए। अब सवाल उठता है कौन कौन से, तो आपके सिलेबस में ये कोर्स है, इनको इनके अनुवाद पढ़ लीजिए आप और कारक विभक्ति के हिसाब से इनका प्रयोग करेंगे तो आपके ये भी पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। फिर आता है अगला जो टॉपिक है वो आता है वाच्य परिवर्तन का। देखिए ये देखने में बहुत ही कठिन टॉपिक लगता है लेकिन ये बहुत ही सरल टॉपिक है। इसके भी 3 में से 3 नंबर पूरे पक्के होते हैं और इसमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लट लकार, केवल और केवल लट लकार ही आपके कोर्स में है। आपको बाकी के लकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कर्तृवाच्य दे रखा है तो कर्मवाच्य बनाना है, कर्म दे रखा है तो कर्तृ बनाना है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया हुआ है हमारे चैनल पर, आप उसमें देख सकते हैं और इसमें भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, वो करते ही नहीं है, जबकि ये पूरे में से पूरे नंबर वाला लाने वाला टॉपिक है। उसके बाद में आता है समय लेखनम। समय लेखनम में तो अधिकांशतः बच्चे कर लेते हैं, फिर भी हमें थोड़ा सावधानी से इनको करना चाहिए क्योंकि कई बार इसमें गलती हो जाती है। ज्यादा सोच समझ करके इसका आंसर करना चाहिए। फिर अशुद्धि संशोधन, जब आपने वाच्य परिवर्तन पढ़ लिया, जब आपने कारक पढ़ लिए, जब आपने वचन पढ़ लिए, शब्दरूप धातुरूप याद कर लिए तो अशुद्धि संशोधन तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। सभी संपूर्ण व्याकरण पढ़ने के बाद में अगर आप अशुद्धि संशोधन वाला टॉपिक करेंगे तो वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हमने समयानिक्सा के साथ में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है, लेकिन उसमें द्वितीय लगा रखी है, चतुर्थी लगा रखी है, पंचमी लगा रखी है। तो वो ये जो नियम अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ये भी सरल हो जाएगा। ग्रामम अभितय, अभितय के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। समय के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है, लेकिन हम वहां पे चतुर्थी लगी हुई है तो हम इसको करके सही कर देंगे तो ये हमारा ये 3 नंबर भी पूरे में से पूरे हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो व्याकरण वाले 25 नंबर है, कितने नंबर है, 25 नंबर। तो उधर हमने पढ़ा था सबसे पहले कितने नंबर थे, सबसे पहले हमने पढ़े थे 27 नंबर थे। देख लीजिए ऊपर एक बार 27 ही थे ना, बिल्कुल 27 और 10 और 25 ये 3 आपके क्लियर हो गए। 27 नंबर पूरे में से पूरे ला सकते हो आप, 10 नंबर पूरे में से पूरे ला सकते हो। कहां पर ध्यान देना मैंने आपको बता दिया, भाषिक संबंधी पर ध्यान देना इसमें, और व्याकरण वाले में 25 में से 25 आप पूरे ला सकते हो। अब आगे देखिए, अब आगे कहां पर अपने नंबर कटते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर रचनात्मक कार्यम में। रचनात्मक कार्यम कितने नंबर का है, रचनात्मक कार्यम 18 नंबर का है। इसमें क्या आएगा, इसमें प्रार्थना पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र, दोनों अथवा में से आते हैं। आप दोनों को ही पढ़ लीजिए। प्रार्थना पत्र कोई ज्यादा कठिन नहीं है जितना सोचते हैं। प्रार्थना पत्र तो सबको आता है, हम 4th 5वीं क्लास से ही प्रार्थना पत्र पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रार्थना पत्र केवल भरना संस्कृत में ही तो है, संस्कृत में ही तो पढ़ना है, संस्कृत में ही तो लिखना है। तो ये भी ज्यादा, इसमें से भी आपको पूरे में से पूरे 4 में से 4 नंबर ला सकते हो बिल्कुल। और आगे संवाद लेखनम, संवाद लेखनम में आपके शब्दरूप धातुरूप अनुवाद ही कौशल आपके काम में आएगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से हल कर दिया तो इस 4 में से भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। और अगर थोड़ा सा गलती भी रहेगी तो 4 में से 3 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। फिर आता है अनुवाद कार्यम। कौन सा, अनुवाद कार्यम 6 वाक्य को आपको अनुवाद करने के लिए दिया हुआ रहेगा, जिसमें से चतुर्वाक्यम संस्कृत भाषा अनुवाद
6 में से आपको कोई से भी 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर आपके मैं मान सकता हूं कि अगर आपने कारक प्रकरण नहीं पढ़ा या अगर आपने विभक्तियों का प्रत्ययों का सही प्रयोग नहीं करा तो आपके 2-4 नंबर यहाँ पे 4 में से हो सकता है 1-2 नंबर कट जाए, और अगर आपने उनको सटीक दे दी, आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया, तो आपके इसमें भी 4 में से 4 पूरे आ सकते हैं। और मैं कह रहा हूं अगर आप हमारे हिसाब से पढ़ते जाएंगे तो आपके 4 में से 4 नंबर आ सकते हैं। फिर आता है चित्र वर्णन। जब आपने अनुवाद ही कर दिया तो चित्र वर्णन, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसके आधार बनाइए, और कम से कम शब्दों में 3-4 शब्दों में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 शब्दों में आप उनके छोटे छोटे से चित्र आधारित शब्द के को उठा करके चित्र में आपको क्या दिख रहा है उसके आधार पर उनके आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। केवल छोटे छोटे वाक्य बनाते ही आपको 3 में से 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर आता है कथा क्रम संयोजनम सुपरिचित। आपको एक जानी पहचानी कहानी दी जाएगी जिसको जो ऊपर नीचे रहेंगे उस ऊपर नीचे को आपको जोड़ना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद में कौन सी घटना घटी, उसके बाद में कौन सी घटना घटी। इसको भी अधिकांश बच्चे कर लेते हैं, तो मैं नहीं मानता कि इसमें आपके कोई नंबर कटेंगे। इस प्रकार से ये आपके पूरा सिलेबस हो गया। तो अब बताइए कि आपके नंबर कटेंगे कैसे। बिल्कुल भी आपके कहीं भी नंबर कटने की उम्मीद ही नहीं है। आप सोच समझ के करिए, केवल और केवल आप पठित अवबोधनम पर ध्यान मत दीजिए। आप पठित अवबोधनम के साथ में अपठित गद्यांश पर भी ध्यान दीजिए, व्याकरण के सभी बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, और रचनात्मक कौशल पर तो ध्यान देना ही है। ये तीनों शीर्षकों पर, तीनों टॉपिकों पर आप ध्यान नहीं देते हो और केवल आपने किताब पढ़ ली, हो गया 27 नंबर पढ़ लिया, सिलेबस हो गया और परीक्षा देने चल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि मेरे तो नंबर कम आए जबकि मैं पूरा पढ़ के गया, बहुत ज्यादा पढ़ा। अरे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है आपको। जब आपको 27 नंबर के प्रश्न दे रखे हैं तो 27 नंबर का टाइम दीजिए उसको, उसके बाद में 10 नंबर का टाइम इसको दीजिए। आप पठित अवबोधनम को इसको देते ही नहीं हो। आप व्याकरण को भी पूरा 25 नंबर का टाइम दीजिए, 27 के बराबर है, 27 और 25 नंबर बराबर है। इसी प्रकार इसको भी आप बराबर भाग दीजिए, तब आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। और इस प्रकार 100 में से 100 और 80 में से 80 आप नंबर ला सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ सकते। मैं कहता हूं संस्कृत ही क्यों, संस्कृत, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इन सभी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। जरूरत किस बात की है, जरूरत केवल इस बात की है कि आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। पूरी तैयारी मतलब संपूर्ण जो आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक हैं उन संपूर्ण टॉपिकों को आप पढ़ के जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। एक बार आप बैठ करके सोचिए कि क्या मैंने संपूर्ण इस पैराग्राफ आप पाठ्यक्रम को देखिए जो आपके पुस्तक के सबसे मेन पृष्ठ पर रहता है, पाठों के नाम के भी पहले, वहां पर आप देखिए कि क्या आपने संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया, क्या आपने हिंदी भाषा में अनुवाद का आपने कोशिश कर ली है, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली है या नहीं करी है। आपके पद्यांश की करी या नहीं, अभ्यास करा या नहीं करा, संस्कृत व्याख्या का करा या नहीं करा, संस्कृत वाक्य में नाटक की संस्कृत व्याख्या आएगी, इसकी हिंदी अनुवाद नहीं आएगा, केवल संस्कृत व्याख्या आएगी, ये करी या नहीं करी। उसके बाद में 2 श्लोक आएंगे, ये 2 श्लोक करे या नहीं करे, प्रश्न निर्माण की प्रैक्टिस करी या नहीं करी। प्रश्न निर्माण भी बहुत सरल है, इसमें भी 4 नंबर आपके बिल्कुल बहुत सही आसानी से आ सकते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के प्रश्नोत्तर जो आप याद करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप याद नहीं करते, इसको याद करते ही हैं। और ये अपठित अवबोधन भी आपको तैयार करना। इसी प्रकार से आप ये संपूर्ण सिलेबस जब आप तैयार कर लेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार कर लेंगे, तब आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है मेरिट में आना। सभी समान रूप से होते हैं, सभी व्यक्ति समान रूप से ही पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं, एक बच्चे के कम नंबर आते हैं। तो जब कम नंबर किसके आते हैं, जो पूरा पाठ्यक्रम कवर करके नहीं जाते हैं, और ज्यादा नंबर किसके आते हैं, जो एक एक बिंदु को बारीकी से पढ़ के जाते हैं, उनके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। इसलिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक इस तरीके से पढ़ करके लाएं। तो न केवल इस 10वीं क्लास के लिए, आप जहां कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास की परीक्षा को दे रहे हैं, वहां पर इस बिंदु को ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में हमेशा सफल होंगे। धन्यवाद। नमो नमः।